अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन निकाली थी। हाउ वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम रिजिड बॉडीज़ की के बारे में देखेंगे, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। तो पहले हम रिजिड बॉडी देखेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है। सपोज दिस इज़ अ बॉडी, ये हमारे पास एक बॉडी है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें हैं। मैं उनमें से सपोज दो पार्टिकल्स को चूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड का हो या आयत पार्टिकल। मैंने आयत पार्टिकल को लिया, ये आयत पार्टिकल है, ये जेथ पार्टिकल है, ठीक है। और इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज RIJ। RIJ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन आयत एंड जेथ पार्टिकल। आयत और जेथ से हमारा मतलब है, ये हो सकता है फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट नाइन्थ, 100th, 150th, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल है रैंडम, उनके बीच डिस्टेंस है RIJ। अब अगर हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि इस बॉडी पे होगा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो अगर अगर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये RIJ जो है ये चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी अगर कांस्टेंट रहेगी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उस बॉडी की शेप चेंज नहीं होगी, मीन्स दैट बॉडी इज रिजिड। तो रिजिड बॉडी इज a system of particles in which there is no change in interparticle distance under the application of external force. That body is called as rigid body, ठीक है। अब रिजिड बॉडी रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। जैसे स्फेयर है, वो रेगुलर बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? स्फेयर के सेंटर पे, जियोमेट्रिकल सेंटर पे, नो डाउट। अगर हम आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर लेकिन ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाँ, ये तमाम जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ दीज आर फॉर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज, यानी कि जिनकी डेंसिटी, मास की डेंसिटी हर जगह सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ स्फीयर पे, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास, अगर आपके पास रिंग है यूनिफॉर्म, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है। ये देखिए, सेंटर ऑफ मास वहाँ पे है जहाँ पे मास नहीं है, तो इट कैन बी आउटसाइड द सिस्टम, इट कैन बी इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है तो उसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा। यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो सेंटर ऑफ रॉड पे होगा। यूनिफॉर्म सिलेंडर है, सॉलिड है, हॉलो है, उसके सेंटर पे होगा। जो एक्सीज होती है सिलेंडर की उसके मिड पॉइंट पे होगा। इसी तरह से अगर रेक्टेंगुलर प्लेन लेमिना होगा, जैसे एक रेक्टेंगुलर लेमिना है ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, ऐसे डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास होता है। सेम गोज फॉर द स्क्वायर, ठीक है। सेम गोज फॉर द क्यूबाइडल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक, तो उनके लिए भी जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। इसी तरह से अब एक और ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर, दैट इज कोन और पैरामिड। तो कोन और पैरामिड जो होता है यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इसमें। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो, अगर यहाँ से जाएंगे, बॉटम से जाएंगे तो h/4 हाइट पे, बॉटम से जाएंगे तो h/4 हाइट पे जो पॉइंट होगा एक्सीस पे वो होगा सेंटर ऑफ मास। अगर वर्टेक्स से आएंगे तो 3h/4 डेप्थ पे या 3h/4 डिस्टेंस पे डाउनवर्ड्स, इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट रेगुलर बॉडीज जिनका आपने सेंटर ऑफ मास याद रखना है विदाउट एनी डेरिवेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? जैसे अगर आप एक बॉडी लोगे, सपोज से हमारे पास एक ये रैंडम बॉडी है, दिस इज रैंडम बॉडी, इट्स मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसको हम अगर इसके इसके बीच, इसके थ्रू एक एक्सीज है विच कॉल्ड एज एक्सीज ऑफ मोशन, अगर हम इसके अबाउट इसको घुमाएंगे, इसके अबाउट इसको मोशन करवाएंगे, यानी कि ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही। तो अगर आप इस पे डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क करोगे, सपोज इफ़ यू से अ पॉइंट A इज़ हियर, अ पॉइंट B इज़ हियर, से अ पॉइंट C इज़ हियर, तो क्या होगा? जब ये बॉडी घूमेगी तो ये पॉइंट्स किस पाथ पे चलेंगे? सर्कुलर पाथ पे, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है, रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव करेंगे अलोंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और इन सब सर्कल्स का जो सेंटर है, ये कॉन्सेंट्रिक है तो इनका सेंटर लाई करेगा एक गिवन लाइन पे, दैट लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव अलोंग कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स, और उन सर्कल्स का सेंटर लाई करता है ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन ए गिवन लाइन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। और जिस वेलोसिटी से ये रोटेट करेगा दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, डिनोटेड बाय ओमेगा। तो जैसे हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में या रेक्टिलिनियर मोशन में तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, सपोज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या बनेगा, v की जगह आएगा ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर वेलोसिटी आएगा यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, प्लस लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, इसका क्या बनेगा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू यू टी का बनेगा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर का बनेगा अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन। इसी तरह से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस का बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा। तो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई। या अगर आपको निकालना है कोई भी पैरामीटर तो आप ये इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। कॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन इज फोर्स एंड कॉज फॉर रोटेशनल मोशन इज टॉर्क। ठीक है, इट इज़ टॉर्क। तो हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रिलेशन देखेंगे। जैसे वहाँ पे होता था लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, यानी कि v यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ पे थीटा, वहाँ पे एक्सेलेरेशन a, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स, यहाँ पे टॉर्क टाउ, ग्रीक लेटर टाउ। ठीक है, तो जैसा रोल वहाँ पे फोर्स निभाता है वैसा ही रोल टॉर्क निभाता है इन विच मोशन, इन रोटेशनल मोशन। तो हम डिस्कस करेंगे आप टॉर्क को। ठीक है, टॉर्क, इसको समझने की कोशिश करेंगे टॉर्क क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, से दिस इज अ बॉडी, इस बॉडी पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। से इस पॉइंट पे यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है सपोज 10 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे। तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो बॉडी कोई मोशन नहीं करेगी। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अब इस केस को हम चेंज करेंगे। ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी वही है। इस 10 न्यूटन वाले फोर्स को हम नीचे लाएंगे, इसको यहाँ पे एक्ट करवाएंगे 10 न्यूटन, एंड दिस इज 10 न्यूटन। तो फिर से हमारे पास है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इस केस में और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे भी हमारे पास हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यहाँ पे भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, यहाँ पे एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। यहाँ पे लाइन ऑफ
एक्शन इज नॉट सेम, लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। तो बताइए यहाँ पे कोई मोशन होगा, यहाँ पे कोई मोशन नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, नो, लेकिन अपनी जगह घूमेगी, यहाँ से इधर आएगी, यहाँ से इधर आएगी, ठीक है। तो कौन सा मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो फॉर रोटेशनल मोशन वी नीड टू हैव टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, और इस पेयर ऑफ फोर्सेस को हम कहते हैं दे आर सेड टू फॉर्म ए कपल, दे आर सेड टू फॉर्म ए कपल। तो कपल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। तो ये कपल जो है ये इस बॉडी को करवाता है रोटेशनल मोशन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये कपल बॉडी पे अप्लाई करता है टॉर्क, और टॉर्क की वजह से ये बॉडी कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो टॉर्क बॉडी पे कब अप्लाई होता है, जब बॉडी पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट होंगे, अप्लाई होंगे विद डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगी, तो दे फॉर्म ए कपल विच अप्लाइज टॉर्क ऑन द बॉडी एंड मेक्स इट टू अंडरगो रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब अगर हम एक प्रोडक्ट लेंगे, दो में से एक फोर्स ले लो, मान लीजिए एफ, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब इसके बीच और इसके बीच जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये जो डिस्टेंस ए बी है बिटवीन टू फोर्सेस, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट लोगे, दो में से एक फोर्स लिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंट, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। जैसे आपको पता है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास, दो में से हम एक चार्ज लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसी तरह से दो में से एक फोर्स लिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ कपल, और मोमेंट ऑफ कपल का ही नाम होता है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, टाउ इज फोर्स या आइदर फोर्स, टॉर्क इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सिंपल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क अभी हमारे लिए है कि दो में से एक फोर्स लिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज टॉर्क, ठीक है। फिलहाल इसके लिए ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू डिस्टेंस इज मीटर, तो टॉर्क का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1l1t -2, आगे एक और डिस्टेंस जोड़ दीजिए तो m1l2t -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर टॉर्क, जो कि सेम होता है किसके जैसा, वर्क के जैसा। तो वर्क, टॉर्क, एनर्जी, दे हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला m1l2t -2, ठीक है। तो एक फॉर्मूला टॉर्क का ये है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस विद प्रोडक्ट डिस्टेंस विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारे लिए एक डेफिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर टाउ। अब आगे हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे, इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन अब हम निकालेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसका हर एक पॉइंट, उसका हर एक पार्टिकल कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये एक बॉडी मान लीजिए घूम रही है, इट इज़ अंडर गोइंग रोटेशनल मोशन, और हमने इसका एक पार्टिकल उठाया, वो घूम रहा है, वो प्लेन में घूमेगा, ठीक है। तो प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन, फिलहाल पार्टिकल पी पे है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब जैसे ही बॉडी घूमी तो ये पार्टिकल अब क्यू पे पहुंचा, कितना दूर, डी आर, अब इसका पोजीशन वेक्टर है आर प्लस डी आर, और किसकी वजह से घूमा, जब इस पे लगा फोर्स एफ। पहले ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, अब ये कितना एंगल आगे गया, डी थीटा, तो अब टोटल एंगल होगा थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। तो आपको अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ओ पी बराबर होगा किसके, आर वेक्टर, ठीक है। अब जो फोर्स लगा उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, फोर्स वेक्टर इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई
जे कैप, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो जो ओ क्यू है दैट इज आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर, और जो पी क्यू है दैट इज डी आर वेक्टर फ्रॉम द फिगर। ये देखिए पी क्यू डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर को अगर हम लिखेंगे इन कंपोनेंट फॉर्म तो डी एक्स आई कैप आएगा प्लस डी वाई जे कैप, यानी कि ये जो पार्टिकल पी से क्यू तक गया इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज डी आर वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई प्लेन में हो रही है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक है डी एक्स एक है डी वाई। इसी तरह से आर के दो कंपोनेंट्स होंगे, आर एक्स ये सॉरी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में फोर्स कितना काम करना करेगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। तो कितना वर्क डन फोर्स ने किया पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाने में, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। तो इसको अगर खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप फोर्स का वैल्यू डॉट डी आर का वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो हमें डी डब्ल्यू मिलेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स in moving the particle from P to Q, in moving the particle from P to Q। तो अगर हम R जो है इसको अगर बाहर निकालेंगे, ये देख लीजिए ये P है, ये O है, ओरिजिन है, और ये है R, ये है R। ये एंगल कितना थीटा, ये है X और ये है Y एक्सिस। ठीक है, तो इसका अगर हम ट्रायंगल लेंगे से दिस इज, ये R है तो यहाँ से यहाँ तक X होगा और यहाँ से यहाँ तक Y होगा। जैसा मैंने पहले ही बताया R वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे X और Y। तो अगर हम कंपोनेंट्स में इसको खोलेंगे तो X का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये देख लीजिए सिंपल, हमें ट्रायंगल वेंगल अगर हम नहीं लेंगे, सिंपल ये जो R वेक्टर है इधर से कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो जहाँ से थीटा बने वहाँ से कौन सा कंपोनेंट होता है कॉस, तो X बराबर होगा R कॉस थीटा और Y बराबर होगा R साइन थीटा। X बराबर होगा R कॉस थीटा, Y बराबर होगा R साइन थीटा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा बराबर होगा माइनस R साइन थीटा, यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा बराबर होगा R कॉस थीटा। सिंपल है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डी एक्स होगा माइनस R साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे डी वाई होगा R कॉस थीटा डी थीटा, वेरी सिंपल। तो डी एक्स होगा, ये देख लीजिए R साइन थीटा, ये जो R साइन थीटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ Y, तो माइनस वाई डी थीटा आएगा, मिल गया डी एक्स का वैल्यू। यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू R कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं X, तो एक्स डी थीटा। तो डी एक्स का वैल्यू भी मिल गया और डी वाई का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो नाउ डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, दियर फोर डी डब्ल्यू जो ऊपर है ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स इंटू वाई, डी एक्स की जगह माइनस वाई डी थीटा माइनस वाई डी थीटा प्लस एफ वाई डी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स डी थीटा। नाउ डी थीटा कॉमन निकलेगा, डी डब्ल्यू आएगा, पहले हम प्लस वाला लिखेंगे एक्स एफ वाई। याद रखना ये ऐसे नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दिस एक्स इंटू एफ इंटू वाई, ये ऐसे नहीं है, दिस इज एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा, होल मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। अब ये इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये है वर्क डन, स्मॉल है या जो भी है, दिस इज वर्क डन। नाउ डी थीटा
स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये ब्रैकेट में जो चीज़ होगी ये क्या होगा, ठीक है, तो आप इसको कैसे बताएंगे? आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल इक्वेशन पे जाना है, जो आपने ओरिजिनली वर्क पढ़ा है, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर वर्क इस साइड है, इस साइड डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी फोर्स। अब मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की जगह आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इधर वर्क है, तो यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन में चीज़ होगी इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो किसकी जगह लेगा? फोर्स की जगह। तो फोर्स की जगह जो रोटेशनल मोशन में लेता है वो क्या होता है? टॉर्क। दिस इज टॉर्क। तो जो टाउ का फॉर्मूला आएगा, टाउ का फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो अब हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे ऐसे कि टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अगर हम, टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है किस मोशन में? रोटेशनल मोशन में, जिसको अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है रोटेशनल मोशन में जिसको अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वर्क। हमें क्या मिलेगा? वर्क। ठीक ऐसे ही जैसे हमें वर्क मिलता है डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से, किसके साथ? फोर्स के साथ। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या होता है? टॉर्क। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे लिए फिलहाल जो टॉर्क का फॉर्मूला दैट इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब इस टॉर्क के फॉर्मूला को हमें पोलर कोऑर्डिनेट में भी देखना है, ठीक है। तो जब हम फाइनल रिजल्ट पे अराइव हो जाएंगे तो हमें फिर टॉर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में आएगा। फिलहाल के लिए हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में टॉर्क का फॉर्मूला है एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स माइनस वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इसी इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में होगा। थैंक यू।